बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 403 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम इन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहते हो उसके लिए आज़ाद हो। हम जा रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा भी मुलाकात हो सकती है। मैंने ज़रा तवक़्फ़ किया। जानूस गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले तासरात के साथ यकटक मुझे देखता चला गया। मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, बस एक बात ज़हन में रखना कि आज हम तुम्हारे साथ नहीं थे। तुम इस मामले को हमारा जिक्र किए बगैर हैंडल करने की कोशिश करना और अगर बहुत दिल चाहे तो डॉक्टर मोंग से मेरी शिकायत भी कर देना। इसी दौरान में लियान मेरी खामोश हिदायत पर गाड़ी के अंदर से बैग उठा लाई। मैंने उसे चलने का इशारा किया और हाथ झाड़ते हुए एक जानिब कदम बढ़ा दिए। जानूस ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी समझ में ना आ सका कि इस सिलसिले में वो क्या कोशिश करे। थोड़ी देर बाद हम एक टैक्सी में बैठकर होटल अन्नापूर्णा की तरफ जा रहे थे। अपने कमरे में पहुंचने के बाद लियान ने कहा, वहीदान, यहाँ तो पहला कदम ही उल्टा पड़ गया, लेकिन हमने कोई नुकसान उठाए बगैर उल्टे कदम को सीधा कर लिया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और मैं वहीदान नहीं शूनू। ओह, आई एम वेरी सॉरी। वो मादरत अमेज लहजे में बोली, मगर तन्हाई में तो मैं तुम्हें वहीदान कहकर पुकार सकती हूँ ना। यहाँ होटल के कमरे में हमें कौन देख सुन रहा है? हर कमरे की दीवारें भी होती हैं। मैंने लहजे की संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, और तुमने ये सुन तो रखा ही होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, मैं आइंदा एहतियात बरतूंगी। वो मसरत अमेज अंदाज में बोली। फिर पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, पहले फ्रेश अप हो जाएं, प्रोग्राम बाद में भी बनाया जा सकता है। फिर हमारे दरमियान तय ये हुआ कि पहले लियान बात लेगी, उसके बाद मैं। वो इस प्रोग्राम के मुताबिक वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं उस वाक़े पर गौर करने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले खटमंडू की एक सड़क पर पेश आया था। पता नहीं वो सुर्ख जीप वाले कौन थे और किस मकसद से हमारा ताकुब कर रहे थे। उनके रवैये से मैंने यही समझा कि वो हमारी तलब में थे। वो हमें गाड़ी से उतार कर अपने साथ कहीं ले जाना चाहते थे। कहाँ? ये एक ऐसा सवाल था जिसका फिलहाल कोई जवाब मेरे ज़हन में मौजूद ना था। बिल्कुल इस सवाल की तरह वो लोग कौन थे? डॉक्टर मूंगी इस सुलझन को सुलझन में बदल सकता था। मेरे चेहरे पर हिंग ने हल्का फुल्का मेकअप कर रखा था, लिहाजा बात लेते वक्त मुझे मोहतात रहना पड़ा। ठीक 1 घंटे बाद हम तैयार होकर होटल से निकल आए। मैंने एक टैक्सी वाले से सिटी हॉस्पिटल चलने की बात की और हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ने चंद सड़कों की सैर कराने के बाद हमें मजकूरा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरे ज़हन में साहिल के हवाले से बड़ी खलबली मची हुई थी। एक तवील इंतजार के बाद उससे मिलने की सबील बनी थी। मैं पंख लगाकर उस तक पहुंचना चाहता था। अगर सुबह एयरपोर्ट पर जानूस हमें लेने ना आ जाता और वो फ्रैंक स्ट्रीट जाने के लिए डॉक्टर मोंग की हिदायत का जिक्र ना करता तो मैं एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयद के मस्ताक मैंने दिल को तसल्ली दे ली। इसी शहर के एक हॉस्पिटल में मायामती नर्स हुआ करती थी। मायामती बुद्ध की पैरोकार थी। मैंने काठमांडू में मायामती के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था और मुझे उसके हॉस्पिटल में दाखिल होने का भी मौका मिला था। मायामती नहायत अच्छी लड़की थी, लेकिन अफसोस कि अब वो इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। मेरे माजी के दुश्मनों ने उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। मायामती जिस हॉस्पिटल में नर्स थी उसका नाम टीकू था। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर मैंने डॉक्टर मूंग के बारे में इस्तफसार किया तो रिसेप्शन से बहस मुनासिब ना समझी और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे में दरियाफ्त किया। उसे मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। हिंग ने मुझे बताया कि डॉक्टर मोंग और साहिल की हिफाजत की खातिर वहाँ सादा लिबास में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनकी कमान इंस्पेक्टर शिवा के हाथ में थी। यह खुफिया निगरानी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी से खुफिया नहीं हो सकती थी। मैं इसी मकसद की खातिर सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलना चाहता था। अगर इंस्पेक्टर शिवा से मेरी मुलाकात हो जाती तो डॉक्टर मूंग और साहिल तक रसाई हासिल करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आती। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी इंचार्ज अपने कमरे में मौजूद था। उसके साथ एक और बावर्दी शख्स भी बैठा हुआ था। वो वर्दी जाहिर करती थी उसका ताल्लुक नेपाल पुलिस से है। उसके शोल्डर बैज उसे पुलिस इंस्पेक्टर जाहिर कर रहे थे। उस शख्स को देखकर मेरे दिल में जो पहला ख्याल आया वो ये था, हो ना हो ये इंस्पेक्टर शिवा ही है। सिक्योरिटी इंचार्ज वजन और जुस्से के एतबार से मिस्टर यूनिवर्स नजर आता था। उसे अपनी वर्मज़दा आंखें खम पर मरकूज की और सवालिया नजर से बारी बारी हम दोनों को देखा। मैंने कहा, इंचार्ज, मैं आपसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ, मगर तन्हाई में। बात खत्म करते ही मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो गहरी और संजीदा नजर से मुझे ही देख रहा था। सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुझसे पूछा, तुम्हारी जरूरी बातों की नोयत क्या है मिस्टर शून? उसके अधूरे जुमले के जवाब में मैंने फौरन कहा, फिर अपनी साथी की जानिब इशारा करते हुए कहा, इसका नाम लियान है। हम बहुत दूर से आए हैं। और मैंने सांस लेने का तवक्कुफ किया। फिर इंचार्ज के सवाल का जवाब दे दिया, बातों की नोयत बहुत खास है और ताल्लुक इसी हॉस्पिटल से है। सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करते हुए मैं पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे के तासरात का भी बागौर जायजा ले रहा था। मेरे और लियान के तारुफ पर वो एक खास अंदाज में चौंका था। एक मरतबा फिर मेरे देन ने इशारा दिया, वो इंस्पेक्टर शिवा ही हो सकता है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा, आप हर किस्म की जरूरी बातें इस शख्स की मौजूदगी में कर सकते हैं। मैंने मुतज़ब्ज़ब नजर से कभी इंस्पेक्टर और कभी इंचार्ज को तकना शुरू कर दिया। इंचार्ज ने कहा, तुम समझ लो मैं इस वक्त तनहा ही हूँ।
मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब इशारा करते हुए कहा, अगर ये इंस्पेक्टर शिवा है तो मुझे इसकी मौजूदगी में बात करने में कोई बात नहीं। राइट, यू आर राइट। इंचार्ज की बजाय इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में कहा, मैं इंस्पेक्टर शिवा ही हूँ और अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा तो तुम दोनों न्यू जर्सी अमेरिका से आए हो। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा और उलझनज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तुम कोई गलती नहीं कर रहे इंस्पेक्टर शिवा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन के बाद तुम रुक क्यों गए? पहले मिल तो लो, फिर बताता हूँ। उसने बड़ी गर्मजोशी से बारी बारी हम दोनों से मुसाफा किया, हमसे मिलने पर खुशी का इजहार किया, फिर बोला, मेरा ख्याल है तुम दोनों को इस वक्त फ्रैक स्ट्रीट वाले बंगले पर होना चाहिए था, मिस्टर जानूस के पास। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन एयरपोर्ट से फ्रैक स्ट्रीट की तरफ जाते हुए एक अपसेट हो गया और हम यहाँ पहुंच गए। कैसा अपसेट? वो एकदम चौकन्ना हो गया। मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय हॉस्पिटल के सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ देखा। वो मेरी निगाह में पोशीदा मकसद तक पहुंच गया और अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोला, शिवा, मैं जरा एक राउंड लगा कर आता हूँ। काफी देर से कुर्सी में ठुनसा बैठा हूँ। डॉक्टर ने खाने पीने में एहतियात के साथ चलने फिरने की हिदायत भी की थी। ये मोटापा तो लगता है मेरी जान ही ले लेगा। फिर वो इंस्पेक्टर का जवाब सुने बगैर कमरे से निकल गया। सिक्योरिटी इंचार्ज एक नहायत ही मोटा ताजा शख्स था। उस पर निगाह पड़ती जेन में हाथी, गैंडे और दरियाई घोड़े का तस्वुर उभरता था। सिक्योरिटी एक इंतहाई हसास और नाजुक शोबा है और इस शोबे से मुतल्लक लोगों का स्मार्ट और चाको चौबंद होना चाहिए और अमूमन ऐसा होता भी है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस इंचार्ज जैसे सुस्तल वजूद दिखाई दे ही जाते हैं। तस्लीम के उसे डॉक्टर ने मोटापा दूर करने के लिए चहल कदमी का मशवरा दे रखा होगा, लेकिन मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि इस वक्त वो हमें तन्हाई में बातचीत का मौका फराहम करने के लिए कमरे से निकला था। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर मेरी जानिब मुतवज्जो हो गया और तशवीशनाक लहजे में बोला, मिस्टर शून, तुम किसी अपसेट के बारे में बता रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ डॉक्टर मूंग ने उसे हमारे बारे में काफी कुछ बता रखा था। ताम वो ये नहीं जानता था शून के बेस में वजदान यानी मैं छुपा हुआ हूँ और ये मेरे हक में अच्छा ही था। न्यू जर्सी से रुखसत होते वक्त हिंग ने काठमांडू में जो टेलीफोनिक राब्ता किया उसमें मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। हिंगी ने मुझे बताया उसकी डॉक्टर मूंग से मुख्तसर बात हुई थी। हिंग ने डॉक्टर को हमारे बारे में बता दिया और डॉक्टर मूंग ने अपने तौर पर इंस्पेक्टर शिवा को ब्रीफिंग दे दी होगी। मैंने नहायत ही जामे अल्फाज में शिवा को उस वाक़े के बारे में बताया जो एयरपोर्ट से फ्रैक स्ट्रीट की तरफ जाते हुए पेश आया था। मेरी बात के इख्तिताम पर उसने इसरारी अंदाज में कहा, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या डॉक्टर मूंग को इसकी इतला है? मैं नहीं जानता। मैंने कंधे उचकाए। मैं तो होटल से सीधा यहाँ पहुंचा हूँ। तुम डॉक्टर को मेरी आमद की इतला दे दो, मैं खुद उसे बता दूंगा। वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए टेलीफोन की जानिब बढ़ गया। मैं हैरतज़दा और उलझन से उसकी कार्रवाई देखने लगा। उसने एक नंबर डायल किया, फिर रिसीवर कान से लगाकर अलर्ट हो गया। फौरी तौर पर मैं यही अंदाजा कायम कर सका कि वो डॉक्टर मूंग से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये कोशिश मेरी सोच को अंदेशों के सुपुर्द कर रही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर मूंग को और साहिल को इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए था जहाँ हम मौजूद थे। डॉक्टर तक किसी इतला को पहुंचाने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं थी। शिवा ने जितनी लंबी चौड़ी डायलिंग की थी उसने इंटरकॉम के इम्कानात को रद्द कर दिया। वो यकीनी तौर पर काठमांडू या नेपाल के किसी दूसरे शहर में राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल में खतरनाक सवाल उभरा, क्या डॉक्टर मूंग इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है? इस सवाल ने मुझे इंस्पेक्टर से इस्तफसार करने पर मजबूर कर दिया। शिवा, तुम किसे फोन कर रहे हो? इससे पहले कि वो मेरे इस्तफसार का जवाब देता दूसरी तरफ फोन अटेंड कर लिया गया। शिवा बामुलायजा होकर बात करने लगा। उसने मुझसे सुने हुए वाक़े की रिपोर्ट पेश की, फिर हमारे हॉस्पिटल पहुंचने का जिक्र किया और 10-20 मरतबा यस सर नो सर कहने के बाद रिसीवर को क्रैडल कर दिया। मुझे ये अंदाजा कायम करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि वो इस वक्त डॉक्टर मूंग से बात कर रहा था। शून, डॉक्टर मूंग को इस अफसोसनाक वाक़े की खबर जानूस के जरिए मिल चुकी है, शिवा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरा ज़हन मजीद उलझ गया। जानूस ने मुझे बताया जब वो हमें फ्रैक स्ट्रीट वाले बंगले पर पहुंचा देगा तो डॉक्टर मूंग हमसे बात करेगा। उसने ये भी कहा था कि डॉक्टर मूंग और साहिल हॉस्पिटल में हैं। ताम ये मालूमात फराहम करते हुए उसका अंदाज मुतामलाना था। उस वक्त भी मेरा माथा ठिनका और अब तो मुझे यकीन हो चला था कि डॉक्टर मूंग और साहिल इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। मैं तीसरी आंख के जरिए डॉक्टर के माहौल में दाखिल होकर ये मालूम कर सकता था कि वो इस वक्त कहाँ है। अगर वो हॉस्पिटल के किसी कमरे में होता तो मुझे पता चल जाता। मैं 2-3 मरतबा उस कमरे में उसे देख चुका था, लेकिन इस वक्त मैं ध्यान ज्ञान की पोजीशन में नहीं था, इसलिए बराह रास्त शिवा ही से पूछ लिया। इंस्पेक्टर, मैं महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर मूंग हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हो। उसने तायदी अंदाज में सर हिलाया और बोला, हम इस वक्त डॉक्टर मूंग के पास चल रहे हैं। उसने आप दोनों को फौरन बुलाया है। मैं आपको अपनी सरकारी जीप में डॉक्टर तक पहुंचा दूंगा। उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी तो मैं पूछे बिना ना रह सका, डॉक्टर इस वक्त कहाँ है? रत्ना पार्क के नजदीक वो एक बंगले में ठहरा हुआ है, उसने सपाट आवाज में कहा। रत्ना पार्क? बेसाख्ता मेरी जबान से अदा हुआ। मेरी आवाज इतनी ऊंची थी कि इंस्पेक्टर चौंक कर मुझे देखने लगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने फौरन खुद पर कंट्रोल कर लिया और कहा कुछ नहीं। फिर मैं उठकर खड़ा हो गया। चलो हम डॉक्टर मूंग के पास जा रहे हैं।
लियान भी मेरी तकलीफ में उठकर खड़ी हो गई। शिवा के साथ साथ वो भी मेरी बुलंद आवाज सुन चुकी थी। उसने शिवा के बरक्स सवाल नहीं किया। हम एक साथ चलते हुए हॉस्पिटल से बाहर आए और फिर इंस्पेक्टर शिवा की जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अगर डॉक्टर मूंग हॉस्पिटल में नहीं था तो इसका यही मतलब था साहिल भी वहां मौजूद नहीं होगी। साहिल की अहमियत मेरे और डॉक्टर से ज्यादा और कोई नहीं जानता था। मैंने तस्दीक की खातिर इंस्पेक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर मूंग कब से यहाँ गया है? गुज़िश्ता रात। उसने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा। इस वक्त जीप में हम तीनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। मैंने सवाल किया, क्या साहिल भी उसके साथ ही गई है? साहिल? वो थोड़ी देर के लिए मुतज़ब्ज़ब नजर आया, फिर पूछने लगा, कहीं तुम उस तिब्बती लड़की का जिक्र तो नहीं कर रहे जो डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी? बिल्कुल, मैं उसी की बाबत पूछ रहा हूँ, मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा। उसका पैदाइशी नाम धनु है। मेरे लिए वो साहिल है जिसकी तलाश में मैं दर दर की खाक छान रहा हूँ। मेरे अंदाज ने शिवा को बता दिया कि मैं अपने दिल में साहिल के लिए किस किस्म के जज्बात रखता हूँ। वो थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ, वो लड़की भी डॉक्टर मूंग के साथ ही रत्ना पार्क वाले बंगले पर पहुंची है। फिर हॉस्पिटल में खुफिया निगरानी और हिफाजत का सिलसिला क्यों किया गया? दुश्मनों को धोखा देने के लिए। वो कतियत से बोला, डॉक्टर मूंग के दुश्मन अभी तक यही समझ रहे हैं कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर और उस तिब्बती लड़की को नहायत ही पुरस्रार अंदाज में हॉस्पिटल से रत्ना पार्क वाले बंगले में मुंतकिल किया गया है। फिर वो मुझे उस मुंतकिली की तफसील बताने लगा। उसके मुताबिक डॉक्टर मूंग और साहिल तिब्बती लड़की को मर्दों के बेस में हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में वहां से निकाला गया था और मुख्तलिफ सड़कों पर एम्बुलेंस तोड़ाने और इस बात का इत्मीनान हो जाने के बाद कि उनका ताकुब तो नहीं किया गया, उन्हें रत्ना पार्क वाले बंगले में पहुंचा दिया गया। ये तफसील सुनने के बाद मुझे इत्मीनान भी हुआ, क्योंकि कैसे भी सही बहरहाल मेरी साहिल एक महफूज मुकाम पर पहुंच गई थी। मैंने ट्राई बीका वाले अपार्टमेंट में रहते हुए तसव्वुर की निगाह से डॉक्टर मूंग की भाग दौड़ का जो खून चुका मंदिर देखा था, उसने मेरी रूह तक को लर्जा कर रख दिया था। फिर हॉस्पिटल में भी मैंने डॉक्टर को तशवीशनाक हालत में देखा था और अब उसकी बाहिफाजत मुंतकिली मेरे ज़हन को एक हवाले से उलझा रही थी। मैंने शिवा से पूछा, इंस्पेक्टर, डॉक्टर साहिल की तबीयत कैसी है? उन्हें शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसने थोड़ा तामिल किया, फिर बोला, अब वो दोनों ठीक हैं। उसके अंदाज से जाहिर होता था वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे बताने पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं डॉक्टर मूंग और साहिल के करीब पहुंचने ही वाला था। ये तफसील मैं डॉक्टर ही से पूछ लेता। काठमांडू के मुज़ाफ़ात में फैले हुए सिलसिला कोसार में मैंने तसव्वुर की नजर से जो खूनी मंदिर देखा था, उसके हवाले से मेरे ज़हन में सैकड़ों सवालात सर उठाए खड़े थे। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, इस वक्त तुम सरकारी गाड़ी में हमें डॉक्टर मूंग के ठिकाने पर पहुंचाने जा रहे हो। अगर दुश्मनों ने ताकुब करके हमें घेरने की कोशिश की या हमारी दुम से बंद कर वो गैर महसूस अंदाज में रत्ना पार्क के इस बंगले तक पहुंच गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो यकीन से बोला। वो लोग हमारा ताकुब करके कभी भी डॉक्टर मूंग वाले ठिकाने तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। हम बराह रास्त रत्ना पार्क नहीं जाएंगे। पहले हम कुमारी चौक के एक बंगले पर पहुंचेंगे, फिर उस बंगले के अंदर से हम नहायत ही खुफिया अंदाज में आगे बढ़ेंगे, जिसकी तफसील तुम्हें कुमारी चौक के मज़कूरा बंगले के अंदर पहुंचने के बाद पता चल जाएगी। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर बिलफर्ज हमारा ताकुब किया भी क्या तो मुताकबीन ज्यादा से ज्यादा कुमारी चौक वाले बंगले तक रसाई हासिल कर सकेंगे और उस कामयाबी के नतीजे में उन्हें कुछ भी खात नहीं होगा। वो किसी भी सूरत ये जान नहीं पाएंगे कि हम वहां से रत्ना पार्क की तरफ रवाना हो गए हैं। इंस्पेक्टर शिवा बड़ी उलझी हुई बातें कर रहा था, लेकिन मैंने उससे सवालों जवाब में वक्त जाया नहीं किया और निशस्त की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। रत्ना पार्क के जिक्र ने मेरे दिल में खलचल मचा दी थी। मैं उस पार्क और उससे वाबस्ता यादों को भला कैसे भुला सकता था? रत्ना पार्क में दिलकरी से मेरा पहला तारुफ हुआ था। उस वक्त वो क्रिस्टल के एक मुजस्मे की सूरत में थी, जिसके 2 हिस्से हो चुके थे। मैंने उस टूटे हुए मुजस्मे को बड़ी हिफाजत और मोहब्बत से समेटा था और अपने घर ले गया था। वो रात मेरी जिंदगी की बड़ी अजीबो गरीब रात थी। मैं नीलगिरी के क्रिस्टली मुजस्मे को घर तो ले आया, लेकिन उसके हुस्न ने मुझे नहायत ही मुतासर किया था। मैंने कोशिश करके मुजस्मे के दोनों हिस्सों को टेप की मदद से जोड़ा तो वो जिंदा हो गई। फिर उसने एक नादीदा और समझ में ना आने वाली जबान में मुझसे बातें भी की थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी जिंदगी में दाखिल होती गई और अब तक दाखिल थी। बस ये कि उसके दखल का अंदाज बदल गया था। मैं नीलगिरी के बारे में सोचते हुए बहुत दूर निकल गया। फिर मुझे याद आया कि एक नजर डॉक्टर मूंग पर भी डालना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो किस हाल में है। उसके माहौल में मेरी साहिल भी मौजूद थी। डॉक्टर की खैरियत से मुझे साहिल की खैरियत मिल सकती थी। मैं बराह रास्त साहिल से तसव्वुराती राब्ता कायम करने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए बिलवास्ता उस तक पहुंचने के लिए मजबूर था। मैंने डॉक्टर मूंग के खदोखाल को अपने तसव्वुर में तीसरी आंख के सामने उजागर किया और अगले ही लम्हे मैं उसके माहौल में पहुंच गया। उसका माहौल हद दर्जा मुतहर्रक था। वो इस वक्त बैक वक्त 4 अफराद से निमटने की कोशिश में था। वो चारों कोई लल्लू किस्म के फाइटर नहीं थे। डॉक्टर मूंग को उनका मुकाबला करने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी।
मैंने डॉक्टर को मैदान जंग में छोड़ा और साहिल का तस्वुर कायम करके उसके माहौल में कूदने की कोशिश की। मैं एक मरतबा फिर चारों खाने चित हो गया। साहिल का माहौल मेरी रसाई में ना आ सका। पता नहीं रब्बी मोशे खाइमन ने कैसी बंदिश डाल दी थी। मैं वापस पलटा और डॉक्टर मूंग रिफोशे के माहौल में छलांग लगा दी। उसी लम्हे मुझे आंखें खोलना पड़ी। हमारी गाड़ी एक झटके से रुकी थी। मैंने बेइख्तियार जीप से बाहर देखा और मेरे रगो पैर में सनसनाहट सी दौड़ती चली गई। एक होलनाक मंजिर मेरा मुंतजिर था। जीप रुकने का सबब वो ट्रक था जो हमारे आगे खड़ा था। पहली नजर में मेरी समझ में यही आया कि ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए होंगे, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर शिवा को भी मजबूरन ब्रेक पैडल दबाना पड़े। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो जीप ट्रक के अंदर घुस चुकी होती। इससे पहले कि सूरत हाल मेरी समझ में आती, जीप के अकब में एक तेज रफ्तार गाड़ी नमूदार हुई। देखते ही देखते वो गाड़ी हमारे करीब पहुंच गई। शिवा जीप को टर्न करने की कोशिश करने लगा क्योंकि ट्रक के बायस सीधा आगे निकलना मुमकिन न था। जब तक हमारी जीप सड़क पर राह हासिल कर पाती, अकब में आने वाली गाड़ी हमारे पहलू में पहुंचकर रुक चुकी थी। रुकी गाड़ी में से कोई बाहर नहीं निकला, ताहम हमारी जानिब खुलने वाले उसके शीशों में से 2 ऑटोमेटिक राइफलों के बैरल बरामद हुए। अगली लम्हे वो बैरल हमारी तरफ मौत उछालने लगे। हम इस वक्त गोलियों की बौछार में थे। मौत का एक दिन मुकर्रर है, मगर उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। इंसान जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका मुकाबला करता है और हम भी कर रहे थे। ये सफाक हकीकत तमाम तर संगीनी के साथ हमारे मुकाबिल आन खड़ी थी। फजा फायरिंग की आवाज से गूंज रही थी। यूं महसूस होता था वो हमें निस्तो नाबूद करके ही दम लेंगे। हम बड़ी वाहियात सूरत हाल से दो चार थे। ये आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन थी। साइड स्ट्रीट से बरामद होने वाले ट्रक ने मेन रोड पर आकर आगे बढ़ने का रास्ता मसदूद कर दिया था और रकम में वो गाड़ी थी जो कमोबेश हमारे पहलू में आ रुकी थी। उस गाड़ी में मौजूद अफराद हमें भून कर रखने के लिए अपनी गनों से मुसलसल गोलियां बरसा रहे थे। वो अंधी बेजबान गोलियां हमारी जीप की बॉडी को छिलनी में बदल रही थी, शीशों को चिकना चूर कर रही थी और हमें मजबूर कर रही थी कि जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हो कर गुजरें। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जानलेवा गोलियां हमें जिंदगी से गुजार देंगी। मैंने खतरनाक राइफलों को अपनी जानिब उठते देखकर बेगानगी अंदाज में लियान को धक्का देकर सीट पर गिरा दिया। उसके साथ ही मैं खुद भी उसके ऊपर लेट गया। फौरी तौर पर खुद को महफूज करने का इससे ज्यादा मौजू और कोई इकदाम नहीं हो सकता था। हमारी देखा देखी या अपनी मर्जी से बहरहाल इंस्पेक्टर शिवा ने भी पैसेंजर सीट की जानिब लपक कर खुद को बरसती गोलियों की जद से बचा लिया। एक लम्हे के लिए फायरिंग में वक्फा हुआ तो मुझे सोचने का मौका मिला। सोच का अमल तो मुसलसल जारी रहता है। यूं समझे इस लम्हे मुझे अमल करने का मौका मिला। इस फैसले पर अमल करने का मौका जो हालात की संगीनी के पेश नजर हंगामी अंदाज में मेरे ज़हन ने कहा था। मैंने जीप से बाहर निकलने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही मैंने लियान के कान में सरगोशी की। मैं जीप का दरवाजा खोल रहा हूँ। हमें रूलिंग करते हुए ट्रक की तरफ जाना है और उसके नीचे पनाह गजी होना है। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हमारी जीप कातिल बरदार गाड़ी और हैवी ड्यूटी ट्रक के दरमियान खड़ी थी। जीप और ट्रक के दरमियान बमुश्किल 5 फुट का फासला रहा था और ये फासला उस वक्त पैदा हुआ था जब शिवा ने आगे रास्ता ना पाकर जीप को मोड़ने की कोशिश की थी। अगर एक मर्तबा हम ट्रक के नीचे पहुंच जाते तो बराह रास्त गोलियों की जद से महफूज हो सकते थे। लियान जुज़वी तौर पर मेरे नीचे दबी हुई थी। उसने अपने बदन को इस बाती जुम्बश से मेरे सवाल का जवाब दिया और सरगोशियाना अंदाज ही में बोली, ओके आई एम रेडी, तुम दरवाजा खोलो। मेरी मुस्तफसर सरगोशी शिवा की समात तक भी रसाई हासिल कर चुकी थी। वो गंभीर आवाज में बोला, शून, मैं भी तैयार हूँ। अगर हम मजीद चलने में जीप में ठहरे रहे तो ये जीप हमारा मदफन बन जाएगी। लेकिन ट्रक के नीचे पनाह लेना ठीक है, लेकिन ट्रक के नीचे पनाह लेना ठीक नहीं। मुझे 101% यकीन है ये ट्रक भी हमारे दुश्मनों ही का है जो मेरी राह खोटी करने के लिए सड़क को रोक कर खड़ा हो गया है। तुम ठीक कहते हो शिवा। हमारे ट्रक के नीचे पहुंचते ही वो हमें ढूंढने के लिए ट्रक को आगे भी बढ़ा सकते हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम ट्रक के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास गन वगैरह तो होगी? हाँ, गन मेरी जेब में है, मैं इसे इस्तेमाल करने की पोजीशन में। शिवा की बात अधूरी रह गई। उसी वक्त फजा एक मर्तबा फिर फायरिंग की मखसूस तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हमलावरों को हमारी खामोशी पसंद नहीं आई थी। शायद वो ये जानना चाहते थे कि आया हमने दानिस्ता चुप साध रखी है या फिर हमारी ये खामोशी अजली अब्दी बन गई है। मैंने कहा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और 3 के बाद जीप का दरवाजा खोलकर बाहर लुढ़क जाऊंगा। अब इसके सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा। जीप के अंदर दुबक कर बैठे रहना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। इधर मेरी बात पूरी हुई, उधर कातिल बरदार गाड़ी के दरवाजे खुलने की मखसूस आवाज उभरी। वो लोग हमारी जानिब मुकम्मल खामोशी पाकर इधर की सूरत-ए-हाल जानने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आ रहे थे। ये बहुत ही नाजुक और सनसनीखेज लम्हात थे। अगर वो हथियार बदस हमारे सरों पर पहुंच जाते तो जिंदगी को मौत से मुआनका करने से कोई नहीं रोक सकता था। मैंने एक तवील सांस खींची और 1 2 3 कहते हुए ट्रक वाली साइड का दरवाजा खोल दिया। फिर लियान के ऊपर से एक फ्रंट रूल करते हुए हैवी ड्यूटी ट्रक के नीचे पहुंच गया। मैं ट्रक के नीचे रुका नहीं बल्कि रूलिंग को आगे बढ़ाते हुए दूसरी समत निकल गया।
मैं जैसे ही रुका और रुककर अपने अकब में निगाह डाली तो ली यान को 3 कदम के फासले पर पाया। उसी लम्हे ली यान ने गैर मुतवक्के तौर पर एक लंबी जस्ट भरी और मुझे अपने साथ लेते हुए ट्रक की फ्रंट साइड की समत लुढ़क गई। इस इज़्तिरारी रोलिंग के दौरान में मेरी निगाह ने वो मंदिर देख लिया जो ली यान की गैर मुतवक्के जस्ट का सबब बना था। ट्रक का इस तरफ वाला दरवाजा खुला हुआ था जिसमें एक गन बरदार मौजूद था। यकीनी बात थी कि मज़कूरा गन बरदार ने मुझे निशाना बनाना चाहा होगा और ली यान ने बर वक्त मुझे लुढ़काकर फायरिंग की टारगेट से बाहर निकाल दिया था। मेरे लिए इतनी मोहलत काफी थी। रोलिंग के इख्तिताम पर बैक लेने के लिए भी जमीन पर नहीं रुका। बैक रोल करते हुए अपने कदमों पर आया और हाई जंप के एक्शन में उछलकर एक बैक समरसॉल्ट लगा दिया। गन बरदार मेरी उड़ान को देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। मेरे लिए उसकी ये मामूली सी गफलत किसी सुनहरी मौके से कम न थी। समरसॉल्ट के वश में मैं उसे चंद इंच की दूरी पर था। मैंने बिजली किसी सूरत से उसके गन वाले हाथ पर एक तूफानी झपटा मारा और हथियार को अपने काबू में करते हुए दूसरी समत निकल गया। उसी लम्हे ट्रक की दूसरी जानिब फायरिंग सुनाई दी। फायरिंग ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। शिवा अभी तक हमारी तरफ नहीं पहुंचा था। यकीनन हमलावरों से उसकी मट भीड़ हो गई थी। मैंने पलटकर ली यान की तरफ देखा। वो उस गन बरदार से निबर्द आदमा थी जो अब निहत्ता हो चुका था। उसकी गन पर मेरा कामिल कब्जा था। खुले हुए दरवाजे में मौजूद शख्स को ली यान ने घसीट कर नीचे खींच लिया था और 4 हाथ पांव से उसकी दुर्गत बनाने का फरीदा अदा कर रही थी। मैं उसकी तरफ से मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। ट्रक की दूसरी समत एक मरतबा फिर सन्नाटा छा गया। उधर के हालात जानना अजहद जरूरी था क्योंकि शिवा अभी तक हमारी तरफ दिखाई नहीं दिया था। मैं दबे कदमों सिरकते हुए ट्रक की अकबी जानिब बढ़ गया। फिर जैसे मैं ट्रक के पीछे पहुंचा एक अजनबी चेहरे से सामना हो गया। वो यकीनन हमलावरों ही का कोई साथी था। गन उसके हाथ में मौजूद थी लेकिन मैंने उसे गन इस्तेमाल करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया। जैसे ही उसने मुझे निशाना बनाने के लिए गन सीधी करना चाहिए मैं हरकत में आ गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वो बुखला गया था। लिहाजा उसके अमल में वो एक्यूरेसी मफकूद थी जिसकी इस मौके पर जरूरत थी। जैसी फायरिंग करने के लिए उसने गन को मेरी जानिब मोड़ा। मैंने अपनी गन को लाठी से अंदाज में घुमाकर उसकी गन पर दे मारा। नतीजे में उसकी गन चली जरूर, ताहम उसकी फायरिंग से मैं सरासर महफूज रहा। खतरनाक ब्रेस्ट रूसी सड़क के एक हिस्से को दूर तक उधेड़ता चला गया। मैं उसके संभलने से पहले ही उसकी खातिर तवादे शुरू कर दी। मेरी एक जबरदस्त प्रेशर किक उसके सीने पर लगी। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गया। खतरनाक गन बदस्तूर उसके हाथ में मौजूद थी। उसी लड़खड़ाहट के दौरान में एक मरतबा फिर उसने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की तो मैंने चीता की मानिंद एक तवील जस्ट भरी और उसके सोलर पर एक खौफनाक साइड किक जड़ दी। सोलर पर लगने वाली मामूली सी ठोकर नन्हा सा पुश भी जानलेवा साबित हो सकता है और साइड स्टेप की किक की खतरनाकी को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने कभी ये मोहलक किक खाई हो या मजकूरा किक लगाना जानता हो। मैं ये किक मारना बखूबी जानता था और मेरे मद्दे मुकाबिल ने मेरी किक खाई थी। लिहाजा नतीजा उतना ही मोहलक बरामद हुआ जितना बयान किया जा चुका है। वो ऊँ की आवाज खारिज करते हुए बैक गियर में उछला और बैक फुट पर सफर करते हुए सड़क के ऐन बस में चारों शाने चित हो गया। उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसी असना में एक दूसरा हमलावर ट्रक के पीछे से नमूदार हुआ। मैंने आओ देखा ना ताओ बेदरीग उसके बाव में फायरिंग कर दी। जिस इमारत की बुनियाद हिला दी जाए वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकती। मैंने गन बरदार हमलावर के कदमों को छिलनी बनाने में कोई दकीक़े फरोग गजाश नहीं किया था। वो किसी ऐसी फलक बोस इमारत के मानिंद जमीन बोस हो गया जिसके नीचे से अचानक जमीन खींच ली गई हो। मैं उसका जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा। गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी और वह बड़ी कसम परसी के आलम में संगलाख सड़क पर जख्मी एड़ियां रगड़ रहा था। मैं उसके करीब पहुंचकर बड़े सफाक अंदाज में उसके चेहरे पर वजनी बूट की 3-4 अजियत भरी ठोकरें रसीद कर दी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैं उसका मजीद हशर खराब करना चाहता था कि ली यान की चीख ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलटकर अपने अकब में देखा और मंजिर की संगीनी ने मुझे गहरी तशवीश में मुबतला कर दिया। ली यान की खोपड़ी के अकबी हिस्से पर एक गन की खौफनाक नाल टिकी हुई थी और ये वो शख्स नहीं था थोड़ी देर पहले वो जिसकी जाड़ पूंछ में मसरूफ थी। मज़कूरा शख्स 5 फुट की दूरी पर बेईसो हरकत पड़ा था। ली यान उसे बड़े आराम से लगा दिया था। अब वो खुद दुश्मन के निशाने पर थी। मैंने ली यान को मुसीबत में देखा तो बेसाख्ता मेरी गन उस समत उठ गई। उसी लम्हे ली यान को निशाने पर रखने वाला गन बरदार घुर्राया। कोई हरकत नहीं, गन को दूर फेंक दो। मैं तजब्जब के आलम में एक लम्हा यूं ही गन थामे खड़ा रहा। क्या तुम चाहते हो मैं इस औरत का भेजा उड़ा दूं? उसने बड़े संगीन अंदाज में गन की नाल से ली यान की खोपड़ी पर टहुका दिया। जाहिर है मैं वैसा नहीं चाहता था जैसा उस शख्स ने बयान किया था। लिहाजा मैंने ली यान की सलामती के लिए गन को दूर ट्रक के नीचे फेंक दिया।